जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 तक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस देश में प्लेन क्रैश के कारण 179 लोगों की मौत हो गई है? आंसर हो जाएगा साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया में अभी हाल ही में एक प्लेन क्रैश हुआ था जिसमें 179 लोगों की मौत हो गई है और यह प्लेन क्रैश हुआ था मुआन शहर में। दोस्तों, इस प्लेन में 181 लोग शामिल थे जिसमें 179 लोगों की मौत हो गई है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है और करेंसी है कोरियाई वॉन और कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं वर्तमान में चोई सांग मॉक। अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को मेलबर्न क्रिकेट क्लब यानी एमसीसी की मानद सदस्यता मिली है? आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। तो ऑस्ट्रेलिया का जो मेलबर्न क्रिकेट क्लब है उसने सचिन तेंदुलकर को सम्मानित किया है और उन्हें मानद सदस्यता प्रदान की है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देश 18वें सूर्य किरण सैन्य अभ्यास की मेजबानी कर रहा है? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो भारत और नेपाल के बीच आयोजित किए जाने वाले द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास सूर्य किरण के 18वें संस्करण की मेजबानी नेपाल कर रहा है। यह अभ्यास 31 दिसंबर से 13 जनवरी 2025 तक आयोजित किया जाएगा और इसका आयोजन नेपाल के सलझंडी में किया जाएगा। इस अभ्यास की शुरुआत 2011 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारत में 2023-24 में कोयला का प्रोडक्शन कितना हुआ है? 997.826 मिलियन टन। तो अभी हाल ही में कोयला के प्रोडक्शन को लेकर के भारत सरकार के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें यह बताया गया था कि भारत में 2023-24 के फाइनेंशियल ईयर में 997.826 मिलियन टन का प्रोडक्शन हुआ है। अगला क्वेश्चन है, जिमी कार्टर का निधन हो गया है, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? आंसर हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिमी कार्टर का अभी हाल ही में निधन हो गया है और उनका निधन 100 वर्ष की आयु में हुआ है। उनका जन्म हुआ था 1 अक्टूबर 1924 को। दोस्तों, जिमी कार्टर 1977 से 81 तक अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति रहे हैं। उन्हें 2002 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारत का 1978 में दौरा किया। अगला क्वेश्चन है, सातों महाद्वीप की ऊंची चोटियां फतह करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला माउंटेनियर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा काम्या कार्तिकेयन। तो मुंबई की रहने वाली काम्या कार्तिकेयन ने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर फतह हासिल की है। उनकी उम्र कितनी है? 17 वर्ष। तो इस प्रकार से वह दुनिया की सबसे कम उम्र की माउंटेनियर बनी है महिला कैटेगरी में, जिन्होंने सातों महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों पर फतह हासिल की है। अगला क्वेश्चन है, स्टम्प्ड नामक पुस्तक किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर की आत्मकथा है जिसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है? आंसर हो जाएगा सैयद किरमानी। तो 1983 में क्रिकेट वर्ल्ड कप जिताने वाली टीम इंडिया के सदस्य थे सैयद किरमानी। तो उन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्च की है जिसका नाम है स्टम्प्ड। अगला क्वेश्चन है, दूसरी बार महिलाओं की विश्व रैपिड और विल्टज शतरंज चैंपियनशिप किस भारतीय खिलाड़ी ने जीती है? तो उनका नाम है हम्पी कोनेरू। तो भारत की कोनेरू हम्पी ने अभी हाल ही में विश्व रैपिड और विल्टज शतरंज चैंपियनशिप जीती है। अगला क्वेश्चन है, बोस्निया के किस पारंपरिक प्रेम गीत को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा सेब्दा लिंका। तो दोस्तों, बोस्निया देश का एक प्रेम गीत है जिसका नाम है सेब्दा लिंका। तो उसे अभी हाल ही में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में बितुल कुमार सीआरपीएफ के महानिदेशक बने हैं। उन्होंने किसका स्थान लिया है? अनीस दयाल सिंह का। दोस्तों, सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1939 को की गई थी और जब इसकी स्थापना की गई थी तब इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था। 1949 में इसका नाम बदलकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ किया गया था। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सबसे अमीर मुख्यमंत्री कौन है? तो उनका नाम है चंद्रबाबू नायडू। तो दोस्तों, अभी हाल ही में एडीआर के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें यह बताया गया है
कि 931 करोड़ रुपए की संपत्ति के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू देश के सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं और सबसे कम संपत्ति वाली मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, जिनके पास 15 लाख रुपए की संपत्ति है। ठीक है, तो ये वो लिस्ट है जिसमें टॉप 10 अमीर मुख्यमंत्री और सबसे कम संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को किसने जीता है? आंसर हो जाएगा दोस्तों हरियाणा स्टीलर्स ने। तो हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने प्रो कबड्डी लीग के 11वें सीजन को जीता है। ठीक है, तो हरियाणा स्टीलर्स ने पटना पायरेट्स को हरा करके ये खिताब अपने नाम किया है। तो हरियाणा स्टीलर्स की टीम ने पहली बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। प्रो कबड्डी लीग का पहला संस्करण 2014 में आयोजित किया गया था और जो कबड्डी खेल होता है उसमें एक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। तो ये फैक्ट भी नोट कर लें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष डॉकिंग मिशन या स्पेसडेक्स मिशन का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो अभी हाल ही में भारतीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा स्पेसडेक्स मिशन लॉन्च किया गया है। ठीक है, और इसे PSLV C60 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और इसकी लॉन्चिंग हुई थी सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है, देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कन्याकुमारी में देश के पहले समुद्री ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया गया है और यह कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में। दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये है विवेकानंद रॉक और ये है तिरुवल्लुवर की प्रतिमा। तो इन दोनों के बीच में पहला समुद्री ग्लास ब्रिज बनाया गया है भारत का। अगला क्वेश्चन है, संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो पश्चिम बंगाल ने संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। तो पश्चिम बंगाल ने केरल को हरा करके संतोष ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है। प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप और प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच कौन रहे हैं? रोबी हंसदा, जो कि पश्चिम बंगाल के थे। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है और यह एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है। इसकी शुरुआत 1941 में की गई थी और इसका जो पहला खिताब है वो किसने जीता था दोस्तों? बंगाल ने। ठीक है, और संतोष ट्रॉफी की सबसे सफल टीम बंगाल ही है। इसने 33 बार संतोष ट्रॉफी को जीता है। बाब थराद नामक नया जिला किस राज्य में बनेगा? तो यह गुजरात राज्य में बनेगा। तो दोस्तों गुजरात राज्य का जो वर्तमान में बनासकांठा जिला है उससे अलग करके एक नया जिला बनाया जाएगा जिसका नाम होगा बाब थराद, जो कि गुजरात का 34वां जिला होगा। इस बात को भी आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 का अनावरण किस देश में किया गया है? तो इसका अनावरण किया गया है चाइना में। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत कब से की है? तो 1 जनवरी 2025 से केंद्र सरकार के द्वारा एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा मनु भाकर, टी कुकेश, हरमनप्रीत सिंह, प्रवीण कुमार को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी उपरोक्त सभी। तो केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। यह पुरस्कार 17 जनवरी 2025 को प्रदान किए जाएंगे। तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार है भारत का। इसकी शुरुआत 1991-92 में की गई थी। इसके अंतर्गत 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 2024 में मनु भाकर और वर्ल्ड चेस चैंपियन डी गुगेस, हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह और पैरा एथलीट प्लेयर प्रवीण कुमार को प्रदान किया गया है। वर्ष 2024 में कुल कितने खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। दोस्तों अर्जुन पुरस्कार की बात करें तो विभिन्न खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 वर्षों से विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को यह सम्मान दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1961 में की गई थी। 15 लाख रुपए की राशि इसके अंतर्गत दी जाती है। वर्ष 2024 में 32 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार और 2 खिलाड़ियों को या 2 लोगों को अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम प्रदान किया गया है। तो दोस्तों ये 32 खिलाड़ियों की लिस्ट है। यहाँ पर आप इनको नोट कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
ठीक है, तो ये लिस्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इनको आप नोट कर लें। अर्जुन पुरस्कार लाइफ टाइम दिया गया है सुचा सिंह को एथलेटिक्स में और मुरलीकांत राजा राम पेटकर को पैरा तैराक में। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2024 में द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान। तो इन तीनों लोगों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है 2024 का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। द्रोणाचार्य पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह कोच को प्रदान किया जाता है, ठीक है। इसकी अंतर्गत 15 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह पुरस्कार पहली बार 1985 में दिया गया था और पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था कुश्ती के कोच भालचंद्र भास्कर भागवत को। दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2024 के विजेता कौन कौन है? सुभाष राणा, दीपाली देशपांडे, संदीप सांगवान। इसके लाइफ टाइम वर्ग में एस मुरलीधरन और अरमांडो एग्नेलो कोलाको को प्रदान किया गया है। इसके अलावा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी के बारे में भी आप नोट कर लें। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ओवरऑल विनर घोषित किया गया है, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को प्रथम उपविजेता और अमृतसर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी को द्वितीय विजेता घोषित किया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया को प्रदान किया गया है। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में जितेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान के प्रमुख बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले भारतीय वायुसेना के बारे में बात करते हैं। तो इसकी स्थापना 1932 में की गई थी। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख बने हैं। इसके अलावा एसपी धरका वायुसेना के नए उप प्रमुख हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV किस देश में फैला है? तो यह चाइना में फैला है। यानी चाइना में एक नई महामारी आई है जिसका नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। दोस्तों, यह एक RNA वायरस है और इसके जो लक्षण है वो कोरोना की तरह ही हैं, यानी कोविड-19 की तरह इसके लक्षण हैं। इसमें ज़्यादातर बच्चे बीमार हो रहे हैं, बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं। तो 2 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है या कहाँ इसका आयोजन किया जा रहा है? तो भोपाल में इसका आयोजन किया जा रहा है, ठीक है। तो इसका उद्घाटन किया था मध्य प्रदेश के CM मोहन यादव जी ने। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन 3 से 6 जनवरी 2025 तक किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली तटीय और जल पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह गुजरात राज्य में शुरू की गई है। तो 3 से 5 जनवरी 2025 तक भारत की पहली तटीय और जल पक्षी यानी बेडर पक्षी जनगणना गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभ्यारण्य में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन है, वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो वो बना है दोस्तों छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यातक देश कौन बना है? तो वो बना है इंडिया। अगला क्वेश्चन है, ओसामू सुजुकी का निधन हो गया है, वह किस पेशे से संबंधित थे? तो वह एक उद्योगपति थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है और वह जापान देश के थे। चेंगदू J-36 विमान को किस देश ने डेवलप किया है? तो इस विमान को अभी हाल ही में चाइना ने डेवलप किया है। किस देश ने मार्बर्ग वायरस के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो रवांडा देश ने अभी हाल ही में ये कहा है कि उसके देश में मार्बर्ग वायरस का जो प्रकोप था उसकी समाप्ति हो चुकी है। ट्रैवल लीजर इंडिया के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ घरेलू हवाई अड्डे का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, जो कि गोवा में है, ठीक है। तो इस फैक्ट को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया में शतक लगाने वाले तीसरे यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर कौन बने हैं? नीतीश कुमार रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, 53वीं सीनियर पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है केरल ने। तो केरल ने चंडीगढ़ को हरा करके सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हैंडबॉल चैंपियनशिप जीती है। दोस्तों, केरल के देवेंद्र बेस्ट प्लेयर ऑफ द चैंपियनशिप रहे हैं। क्वेश्चन है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस को किस स्थल की सुरक्षा का निर्देश दिया है? आंसर हो जाएगा आगरा हम्माम। तो दोस्तों, आगरा हम्माम एक सार्वजनिक स्नानागार है।
स्नान घर है, जहां पर मुगल काल के दौरान दूसरे देश से आने वाले जो राजा हैं, महाराजा हैं, वो इसमें नहा करके, स्नान करके बादशाह से मिलने जाते थे। अगला क्वेश्चन है, पैंगोंग झील में किसकी प्रतिमा स्थापित की गई है? तो अभी हाल ही में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा स्थापित की गई है पैंगोंग झील में, जो कि लद्दाख में है, और यह जो प्रतिमा है यह 30 फीट ऊंची है। अगला क्वेश्चन है, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली में पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना की शुरुआत की गई है। तो इस योजना के माध्यम से दिल्ली में जो पुजारी हैं और जो गुरुद्वारे के ग्रंथी हैं उन्हें 18,000 रुपये मासिक वेतन दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 18वां हाथी एवं पर्यटन महोत्सव का आयोजन किस देश में हुआ है? तो इसका आयोजन नेपाल देश में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन कौन बने हैं? तो हेमंत मुदप्पा अभी हाल ही में इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियन बने हैं। अगला क्वेश्चन है, तामू लोसार महोत्सव किस देश में मनाया गया है? तो यह नेपाल देश में मनाया गया है। राजस्थान सरकार ने कितने नवनिर्मित जिले और संभाग समाप्त कर दिए हैं? तो राजस्थान सरकार ने 9 जिले और 3 संभाग समाप्त कर दिए हैं। तो इस प्रकार से अब राजस्थान में 41 जिले और 7 संभाग रह जाएंगे। दोस्तों कौन कौन से जिले समाप्त किए गए हैं? अनूपगढ़, जोधपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण, सांचौर, दूदू, साहेबपुरा, केकड़ी, नीम का थाना और सांगापुर सिटी। और कौन कौन से संभाग समाप्त किए गए हैं? पाली, बनासबाड़ा और सीकर। अगला क्वेश्चन है, किस देश में भारतीय नर्स निमिष प्रिया को मौत की सजा सुनाई गई है? तो यमन में उनको मौत की सजा सुनाई गई है। दोस्तों यमन की राजधानी सना है, करेंसी है यमनी रियाल, राष्ट्रपति हैं रसद अल अलीमी। अगला क्वेश्चन है, लगातार दूसरे वर्ष ग्रेट प्लेस टू वर्क प्रमाणन किसे प्रदान किया गया है? सेल को। सेल का मतलब है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी इस्पात उत्पादक है। इसकी स्थापना 9 जनवरी 1954 को की गई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। अमरेंदु प्रकाश इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी कितनी प्रतिशत की दर से बढ़ेगी? 6.6% की दर से। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना हो गया है? तो दोस्तों भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो लगभग 700 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। भारतीय नौसेना 15 जनवरी 2025 को किन युद्धपोतों को सेवा में लेगी? तो आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस सूरत और आईएनएस बागसीर को भारतीय नौसेना के द्वारा सेवा में लिया जाएगा 15 जनवरी 2025 से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई के सीईओ कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में दोस्तों यूआईडीएआई के सीईओ बने हैं भुवनेश कुमार। कौन बने हैं दोस्तों? भुवनेश कुमार। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो 1 वर्ष के लिए बढ़ाया है। 1 जनवरी 2025 से किस देश ने बुर्का पर बैन लगाया है? तो स्विट्जरलैंड ने बुर्का पर बैन लगा दिया है। तो अब स्विट्जरलैंड में अगर कोई महिला बुर्का पहनती है या अपने चेहरे को ढकती है तो ऐसे पर जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर उल्लंघन होता है तो $1,144 यानी लगभग 98,000 रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। शतरंज खिलाड़ी आर वैशाली ने 2024 फिडे विश्व विल्टर चैंपियनशिप में महिला वर्ग में कौन सा मेडल जीता है? तो दोस्तों उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से पर्यटक कर लागू किया है? तो रूस ने पर्यटक कर यानी टूरिस्ट टैक्स लागू किया है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान किस देश की मदद से अपना सबसे बड़ा नाभिकीय संयंत्र बना रहा है? तो यह चाइना की मदद से बना रहा है, और इस संयंत्र का नाम क्या है? चश्मा परमाणु ऊर्जा संयंत्र यूनिट 5। इसकी क्षमता है 1200 मेगावाट की, और यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बनाया जा रहा है। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों हर साल 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो ब्रेल लिपि का आविष्कार करने वाले लुई ब्रेल के जन्म दिवस पर 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। लुई ब्रेल का जन्म हुआ था 4 जनवरी 1809 को फ्रांस के कुप्रे शहर में। तो दोस्तों ये थे इस वीक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने हैं? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
स्टडी करके ऐप को आप इंस्टॉल कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर मिलेगा आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करेंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और टेस्ट पास। तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऐप पर मैथ्स फाउंडेशन बैच लॉन्च किया गया है, SSC फाउंडेशन बैच है, रेलवे फाउंडेशन बैच, इसके अलावा व्यापम, जितने भी स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं उन सभी के लिए बैच लॉन्च कर दिए गए हैं ऐप पर, तो उसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 4000 से अधिक टेस्ट यहाँ पर मिल जाएंगे टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर। दोस्तों, ऐप पर जनवरी से दिसंबर 2024 तक के करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी, तो इसको आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर डेली करेंट अफेयर्स का टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सभी मिल जाएगा। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको करेंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा GK की ई बुक भी मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, या फिर आप स्टडी कर ऑफिशियल सर्च करके ज्वाइन कर लें। व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर लें, इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।